Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Dr. MD. Let's start with physics first year chapter number 3 motion and force. तो स्टार्ट करने से पहले अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की जानिब सबसे पहले हम इसमें फ्री फॉल मोशन, फिर इसके बाद वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, इट्स मीन जी, एंड फैक्टर अफेक्टिंग जी वैल्यूज़, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारे डिस्कशन का व्हाट इज़ फ्री फॉल मोशन। अगर हम किसी बॉडी को सर्टन हाइट तक ले जाएं और वहाँ से उस बॉडी को ड्रॉप करें तो वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटी के एक्शन के अंदर एक्सेलरेट करेगी। तो ऐसी किस्म की मोशन जो कि अर्थ ग्रेविटी के एक्शन के अंदर हो, उस किस्म की मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। डिफिनीशन में the motion of a body under the action of an earth gravity is called free fall motion। इस मोशन के अंदर बॉडी की एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या इसको हम सिंबल स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए जी की वैल्यू के लिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट। और अगर हम इसको CGS सिस्टम के अंदर लें तो जी इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड FPS सिस्टम के अंदर जी की वैल्यू 32.144 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ जी के लिए हम वेट की इक्वेशन यूज़ करते हैं एज W इज़ इक्वल टू mg। सो यहाँ से g इज़ इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी वेयर w रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द बॉडी एंड m रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द बॉडी। कीप इट इन माइंड द वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, शेप एंड नेचर ऑफ द बॉडी। जो बॉडी ग्रेविटी के अंदर एक्सेलरेट कर रही है तो ग्रेविटी की वैल्यू उस बॉडी के मास, शेप और नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर हम एब्सेंस ऑफ एयर को हम निग्लेजिबल करते हैं तो लाइटर बॉडी और हैवियर बॉडी एक्सेलरेट्स विद सेम वैल्यू ऑफ जी बिकॉज इट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर, शेप एंड मास ऑफ द बॉडी। अब वेरिएशन इन जी वैल्यूज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन है, डिफरेंट इक्वेशंस है जी की वैल्यू की। अगर हम ऑन द अर्थ सरफेस ले लें तो जी की वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली अबाउ द अर्थ सरफेस जी की वैल्यू क्या होगी, बिलो द अर्थ सरफेस जी की वैल्यू क्या होगी। और एट द सेंटर ऑफ अर्थ अगर हम चले जाएं तो लेट सपोज एज्यूम करते हैं तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी क्या होगी। तो याद रखिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू हमारे पास जी इज़ इक्वल टू जी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का हम स्क्वायर लेते हैं। तो g इज़ इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो g की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ है। अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम लें तो इसके साथ हम हाइट को इंक्लूड करते हैं तो g इज़ इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। बिकॉज इसके अंदर अबाउट द सरफेस हाइट आ जाती है तो हम h के फैक्टर को ऐड करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। सिमिलरली बिलो द अर्थ सरफेस तो याद रखिए बिलो द अर्थ सरफेस हमारे पास जी की वैल्यू के अंदर जो कि डेंसिटी का इफेक्ट आता है तो इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन के साथ जी इज़ इक्वल टू 4/3 कैपिटल जी रो पाई आर ई नॉट आर ई स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर याद रखें बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जब हम बॉडी को ले जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेविटी की वैल्यू बिलो द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ एनी प्लेनेट। अगर हम इस रेडियस को बॉडी को मज़ीद नीचे ले जाएं तो जी की वैल्यू रेडियस क्योंकि कम हो रहा है तो जी की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी और जब सेंटर पे पहुंच जाए तो जी की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जी की वैल्यूज़ को चेंज करती हैं या जी की वैल्यू उनके ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें हम इसमें शेप या रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्लूड है, आल्टीट्यूड इफेक्ट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूडल, डेप्थ इफेक्ट, मास ऑफ द प्लेनेट एंड स्पिनिंग मोशन ऑफ द प्लेनेट भी इन्वॉल्व है। तो याद रखिए सबसे पहले अगर हम शेप ऑफ द अर्थ को डिस्कस करें
तो शेप ऑफ द अर्थ या रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस जो है, क्योंकि अर्थ हमारे पास बिल्कुल सर्कुलर नहीं है तो रेडियस वेरिएबल है सरफेस के ऊपर, तो रेडियस एट पोल इज़ 21 किलोमीटर लेस देन द रेडियस एट इक्वेटर। सो जब रेडियस पोल के ऊपर कम है तो रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो पोल के ऊपर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी बनिस्बत इक्वेटर के ऊपर। सो वी कैन सिंपली से दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एज at pole is greater than the value of gravity at equator with height। जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर शो हो रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो with height the value of g decreases, height increases the value of g decreases, latitude from pole to equator when we move the value of g increases and from equator to pole the value of g decreases because of latitude effect। और longitude का value of g के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, और चूँकि इस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वेशन हमको नज़र आ रही है तो डेप्थ इफेक्ट के लिए हम कह सकते हैं कि इनसाइड अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एंड एट द सेंटर इट रीचेज टू और बिकम्स इक्वल टू 0। मास ऑफ द प्लेनेट, जी वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लेनेट, और इसको हमने इन इक्वेशन से डिराइव हम कर सकते हैं। जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लेनेट। सो मास ऑफ द प्लेनेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मास इंक्रीज़ होगा तो वैल्यू ऑफ जी भी इंक्रीज़ होगी, अगर मास डिक्रीज़ होगा तो वैल्यू ऑफ जी भी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्योंकि मास ऑफ द अर्थ इज़ मच मोर ग्रेटर देन द मास ऑफ द मून, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ जी एट मून। स्पिनिंग इफेक्ट, एज वी नो दैट अर्थ की हमारे पास दो किस्म की स्पिनिंग है, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। सो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ जी, ये भी याद रखें कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग ऑफ अर्थ डिक्रीजेज द ग्रेविटी वैल्यू बट कैन नॉट कैंसल इट्स इफेक्ट। इसी तरह चलते हैं अगले टॉपिक हमारे मेन डिस्कशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की सबसे पहले वैलिडिटी के ऊपर नज़र हम थोड़ी सी डालते हैं कि ये याद रखें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड फॉर माइक्रो पार्टिकल्स, दे आर ओनली वैलिड फॉर मैक्रो पार्टिकल्स। मतलब स्मॉल बॉडीज़ के ऊपर ये इनकी वैलिडिटी नहीं है, माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर वैलिड है। रिलेटिव स्पीड ऑफ द लाइट, रिलेटिव स्पीड ऑफ द लाइट हमारे पास क्या होती है, याद रखिए जब हम 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ले लें तो उसको फिर हम रिलेटिव स्पीड ऑफ द लाइट कह सकते हैं। वी रिलेटिव इज इक्वल टू 1/10 ऑफ द सी, और वी रिलेटिव इज इक्वल टू जब कैलकुलेट करें 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द लाइट के ऊपर भी ग्रेविटी की वैल्यू वैलिड, न्यूटन्स लॉ हमारे पास वैलिड नहीं है, याद रखें। सो न्यूटन्स लॉ आर वैलिड फॉर लार्ज पार्टिकल्स एंड रिलेटिव स्पीड्स। रियल एंड बेसिक लॉ याद रखिए, न्यूटन्स लॉ के अंदर सेकंड लॉ है जिससे दोनों लॉ भी हम मज़ीद डिराइव कर सकते हैं, और इसके अंदर जो मास ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट हम लेते हैं उस मास ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट को हम इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास भी कहते हैं। सो न्यूटन्स के हमारे पास कितने लॉ है, टोटल देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसकी स्टेटमेंट कि अगर हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी, इफ द body is at rest, will remain at rest, and if the body is in motion with uniform velocity, will remain in uniform motion until some net external force acts upon the body। Simply हम कह सकते हैं कि अगर net external force 0 है बॉडी के ऊपर तो हमारे पास बॉडी की हमेशा जो मोशन, जो कंडीशन है, रेस्ट कंडीशन है तो वो रेस्ट पे होगी, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो always and always with uniform velocity होगी। Mathematically we can say that if net is equal to 0 then acceleration is always equal to 0, and thus we can also calculate if acceleration is 0 तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वेलोसिटी का फैक्टर 0 होगा और हम कह सकते हैं बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, या वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होगी जिसको हम कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के अंदर है, कभी कभी पूछा जाता है कि इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच अपोजेज द चेंज इन इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। इफ़ द बॉडी अपोजेज इन इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड एज इनर्शिया। इट्स मीन अगर बॉडी रेस्ट पे है, हम उसको मूव कर रहे हैं तो वो हमें कुछ अपोजिशन करेगी, उस अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं।
इनर्शिया रेस्टिंग बॉडी के लिए मास के बराबर होता है। यहाँ से हम कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि व्हाट इज़ द मोशन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इनर्शिया। सो वी कैन सिंपली से दैट फॉर रेस्टिंग बॉडी इनर्शिया इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, आई इज इक्वल टू मास। और फॉर मूविंग बॉडी क्योंकि वेलोसिटी का फैक्टर इंक्लूड होगा तो इनर्शिया इज इक्वल टू mv which is equal to momentum of the body. So what is Newton's second law of motion? This law is also known as law of acceleration. इसकी वैलिडिटी के लिए अगर ये वैलिडिटी इम्पोर्टेंट है कि अगर अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ द अप्लाइड फोर्स इज़ ग्रेटर देन द इनर्शिया ऑफ द बॉडी देन दिस लॉ इज़ मच मोर एप्लीकेबल। अगर इनर्शिया ऑफ द बॉडी से अप्लाइड फोर्स एक्सीड करती है तब ये लॉ वैलिड है, अगर अप्लाइड फोर्स एक्सीड नहीं करती तब इस लॉ की वैलिडिटी हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। रिलेशनशिप में दिस लॉ गिव्स अस रिलेशनशिप अबाउट एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मास ऑफ द बॉडी। तीन क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान ये रिलेशनशिप हमें शो कर रही है। इसको हम फिगर से समझते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास बॉडी है जिसका मास m है। इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स F इज इक्वल टू 5 न्यूटन अप्लाई करते हैं, इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली अगर मैं इसी बॉडी के ऊपर फोर्स पहले 5 न्यूटन थी, अब 10 न्यूटन अप्लाई करता हूँ, तब इसके अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो 5 न्यूटन फोर्स से क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिमिलरली ये हमारे पास दूसरी बॉडी है जिसका मास 1 kg है, इसके ऊपर 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ तो सर्टन एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। और अगर इसी बॉडी का मास मैं 5 kg कर लूँ, 1 kg से 5 kg कर लूँ, अब अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट करता हूँ तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन इस कंडीशन के अंदर चूँकि मास ज़्यादा है, फोर्स कांस्टेंट है, तो मास ज़्यादा होने की वजह से बॉडी की क्या होगी, हमारे पास एक्सेलरेशन कम होगी। सो इस फिगर से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स के साथ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के साथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगी, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगी। इसको स्टेटमेंट में डिफाइन किया गया है कि द एक्सेलरेशन produced in the body is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body. Mathematically, acceleration is directly proportional to F if mass is kept constant. अगर दो चीज़ों को हम कंपैरिजन में लेते हैं तो थर्ड क्वांटिटी को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो acceleration directly proportional to force if mass is constant, acceleration inversely proportional to mass if force is constant. इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो फाइनलाइज्ड इक्वेशन F इज इक्वल टू ma हमारे पास आ जाती है। अब यूनिट ऑफ फोर्स हम इससे निकाल सकते हैं कि ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स याद रखिए न्यूटन है, जबकि सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में डाइन इज़ द यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। सिमिलरली अगर एफपीएस सिस्टम में ले तो फोर्स का जो यूनिट है वो पाउंड है। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.448 न्यूटन। यहाँ से अगर कंपैरिजन में एक एमसीक्यूज आता है नेशनल एमडीकैट के अंदर या ईटा के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ फोर्स पाउंड है, फिर न्यूटन है और एट द लास्ट डाइन है हमारे पास। और अगर एक्सेलरेशन की यूनिट हम फाइंड करें, कभी कभी ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, F इज इक्वल टू ma, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई m एंड द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन is Newton per kg। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। इस लॉ को एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। स्टेटमेंट इसकी बहुत ही इजी है कि जब भी एक्शन होगा तो उसके लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। फिगर से हम शो करते हैं, ये हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी ए, और ये हमारे पास एक बॉल है या दूसरी बॉडी है, बॉडी बी। ये बॉडी ए फोर्स अप्लाई करती है बॉडी बी के ऊपर, एफ ए बी जिसको हम कहते हैं। सिमिलरली एट द सेम टाइम यही बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, एफ बी ए सेम मैग्नीट्यूड में होगी बट द डिफरेंस इन डायरेक्शन। एफ ए बी की डायरेक्शन बॉडी बी की तरफ है और बॉडी बी की डायरेक्शन किसके ऊपर होगी, बॉडी ए के ऊपर होगी। या इसको हम दूसरे फिगर से भी समझ सकते हैं कि एक फुटबॉलर है, उसको बॉडी ए का नाम दिया है, फुटबॉल के ऊपर किक करता है, इसकी फोर्स को हम क्या कहते हैं, एफ ए बी कहते हैं। और इसी तरह फुटबॉल या बॉडी बी जो है वो बॉडी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, एफ बी ए। इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूटन लॉ के मुताबिक फोर्स दोनों इक्वल होंगी लेकिन opposite in direction। FAB is equal to minus FBA।
और कभी कभी स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इस नेगेटिव साइन को इक्वेशन के उस तरफ ले जाएं, तो हमारे पास एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। याद रखें, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है, ऐसे कभी भी हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि प्योर फोर्सेस कैन नेवर बी एडेड एट ऑल। एफ ए बी हमारे पास वो फोर्स है जो बॉडी ए बी के ऊपर अप्लाई करती है, जबकि एफ बी ए वो फोर्स है जो बॉडी बी ए के ऊपर अप्लाई करती है। जब फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर होंगे तो हम कभी भी उनको ऐड नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।